दोस्तों नमस्कार, मैं जितेन लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों रीजनिंग में मैंने आप लोगों को पासा टॉपिक कराया था, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर। तो देखिए आगे, तो टॉपिक है कैलेंडर। अब कैलेंडर में क्या है कि कैलेंडर में हमें वर्ष, महीने और दिनों के बारे में सामान्य जानकारियां पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षों के बारे में। तो देखिए जो वर्ष है वो वर्ष कितने प्रकार के होंगे। तो सबसे पहला तो आता है साधारण वर्ष और दूसरा आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कह सकते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है ये आप लोगों को ज्यादातर को पता होगा कि जो साधारण वर्ष है उसमें तो कुल दिनों की जो संख्या है वो होती है 365 और लीप वर्ष में कुल दिनों की जो संख्या है वो कितनी होती है 366। ये एक दिन का जो फर्क है, ये एक दिन का फर्क जो है वो कौन से महीने की वजह से आता है, वो आता है फरवरी की वजह से। कि साधारण वर्ष में जो फरवरी है वो होती है 28 दिनों की और लीप वर्ष में जो फरवरी है वो होती है 29 दिनों की। और बाकी के जो 11 महीने हैं वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो 28 दिनों की होगी और लीप वर्ष में जो फरवरी है वो कितने की होगी, 29 दिनों की। तो साधारण वर्ष में कुल दिन 365, लीप वर्ष में कुल दिन होंगे 366। साधारण वर्ष में जो फरवरी है वो होगी 28 दिनों की और लीप वर्ष में जो फरवरी है वो होती है कितने की, 29 दिनों की। अगर हमें वर्ष के बारे में जानना है कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा, तो ये हम देखेंगे लीप वर्ष ज्ञात करना। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, ये ज्यादातर को ये भी पता होगा कि लीप वर्ष जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आता है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आता है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। अब कोई वर्ष कैसा है ये कैसे पता करेंगे, तो अगर हमें ये चेक करना है कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा, तो दिए गए वर्ष में हमें किसका भाग देना होगा, 4 का भाग। जैसे अगर मैं देखना चाहूं कि 1924 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो इसमें मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। 4 का भाग पूरी संख्या में नहीं देना। 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो दिया गया वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो यहाँ हमें 4 का भाग पूरी संख्या में देने के बजाय लास्ट के 2 अंकों में देकर देखना है कि 4 का भाग 24 में दें। 4 का भाग 24 में देंगे, पूरा भाग 6 बार चला जाएगा, तो इसका मतलब इसमें 4 का भाग जाता है। तो ये जो वर्ष है ये कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। अगर मैं कहना चाहूँ 1952, इसमें 4 का भाग दें, 4 का भाग किसमें देंगे, 52 में, तो 13 चौके 52 पूरा भाग जाता है। तो ये भी कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। अगर यहाँ देखें हम कि 2018 में 4 का भाग, 18 में 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये जो वर्ष होगा कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्ष में हमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। परंतु अगर दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष है, परंतु अगर दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब जिसके साथ 100 लगा है, 1900 है, 1800 है, 1600 है, 2000 है, ये सभी वर्ष कैसे हैं, शताब्दी वर्ष हैं। तो अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष है तो उसमें क्या करेंगे कि हम 4 का भाग ना देकर, शताब्दी वर्ष में 4 का भाग ना देकर 400 का भाग दिया जाता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष पता करने के लिए 4 का भाग देंगे, अगर भाग जाएगा तो लीप वर्ष, भाग नहीं जाएगा साधारण वर्ष। परंतु अगर शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें 4 के बजाय किसका भाग दिया जाता है, 400 का अगर भाग दें तो 400 का भाग इसमें देंगे 2 0 से 2 0, 4 का भाग 19 में पूरा नहीं जाता, इसलिए 1900 जो वर्ष है वो कैसा वर्ष कहलाएगा,
साधारण वर्ष कहलाएगा। यहाँ पर 1600, यहाँ 400 के 16 भाग चला जाएगा, इसलिए ये शताब्दी वर्ष कैसा होगा, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। यहाँ 2000 में अगर भाग दें तो इसमें भी चला जाएगा, तो ये भी कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। और 1800 में अगर 400 का भाग देंगे, 4 से 18 में भाग नहीं जाता, तो ये वर्ष होगा साधारण शताब्दी वर्ष। तो लीप वर्ष याद करने के लिए 4 का भाग दिया जाता है, परंतु अगर शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें 4 के बजाय किसका भाग देंगे, 400 का भाग दिया जाएगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, लीप वर्ष के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीप वर्ष है ये तो हमें पता है कि प्रत्येक 4 साल बाद आता है, परंतु अगर हमें पूछ लिया जाता, देखिए जैसे क्वेश्चन ये है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। मैं सिर्फ 29 फरवरी की बात कर रहा हूं कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अब एक वर्ष में 29 फरवरी की अगर हम बात करें तो एक वर्ष में जो फरवरी है वो या तो होगी 28 दिनों की और या फिर होती है 29 दिनों की, ठीक है याद। तो 4 साल बाद आता है, तो 400 वर्षों में 29 फरवरी आएगी 4 साल बाद, तो 400 वर्षों में 4 का भाग दें तो कितनी बार आनी चाहिए थी, 100 बार आनी चाहिए। 100 बार मतलब कैसे आएगी, जैसे पहली 4 वर्ष होगी, फिर दूसरी 8 होगी, जैसे 2004 होता, 2008 होता, फिर उसके बाद 12, फिर 16, इस तरह से ये फिर आएगा 100, फिर इस तरह से 200, 300 और लास्ट में क्या होगा 400। इन सभी में किसका भाग जा रहा है, 4 का। इस वजह से कितनी बार आएगी, 100 बार 29 फरवरी आएगी। परंतु ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो 100, 200, 300 और 400 ये मैंने चारों लिखे हैं, इनमें 4 का भाग नहीं दिया जाता। क्यों, 100, 200, 300, 400 कैसे हैं, शताब्दी वर्ष हैं, तो इनमें 4 के बजाय हम किसका भाग देंगे, 400 का भाग 100 में नहीं जाता, तो एक लीप वर्ष तो ये कम हो गया। 400 का भाग 200 में नहीं जाता, तो ये भी कम हो गया। 400 का भाग 300 में नहीं जाएगा और 400 का भाग 400 में चला जाएगा। तो ये 100, 200 और 300 जो वर्ष होंगी वो लीप वर्ष नहीं होंगी, तो ये 3 वर्ष और कम हो गए। तो 100 में से अगर 3 घटाएं तो इसका मतलब है कि 29 जो फरवरी है वो कितनी बार आती है, 97 बार आती है। कितने वर्षों में, 400 वर्षों में। परंतु अगर क्वेश्चन ये होता कि बताइए कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब फरवरी की बात नहीं कर रहा, अब हमें सिर्फ ये पूछा है 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखिए हमें ये पता है कि एक वर्ष में जो 29 तारीख है वो कितनी बार आती है, जो 29 तारीख है वो एक वर्ष में कितनी बार आती है, ये कम से कम 11 बार तो आएगी, क्योंकि फरवरी को छोड़कर बाकी के जो सभी महीने हैं उनमें 29 दिन होते हैं, 30 होंगे या 31 होंगे। अब एक वर्ष में जो 29 तारीख है वो कम से कम कितनी बार आएगी, 11 बार। एक वर्ष में 11 बार है, तो बताइए 400 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 400 करेंगे तो ये हो गया 4400 बार। तो 4400 बार तो ये इस तरह से हो गया कि 29 तारीख एक वर्ष में 11 बार तो आती ही है, और 400 वर्षों में कितना हो गया, 4400 बार। अब इसके अलावा अभी तक हमने फरवरी की बात नहीं की है, अब हम बात करें 29 फरवरी की। तो देखिए अभी मैंने निकाला था कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी 97 बार और आ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4497। तो ये हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आंसर है 4497। और अगर पूछा जाए कि 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 97 बार। ठीक है आंसर। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी वर्ष, किसी महीने में विषम दिनों की संख्या हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये विषम दिन क्या है। विषम दिन का मतलब यहाँ ऑड इवन वाला वो चक्कर नहीं है कि 2 का भाग जाएगा तो सम और नहीं जाएगा तो विषम। यहाँ विषम दिनों का मतलब ये है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं।
एक सप्ताह में 7 दिन है और 7 दिन के बाद वही दिन वापस रिपीट होने लग जाते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो अगर मान लो हमें कहा जाए कि बताइए 18 दिन है, तो 18 दिनों में कितने विषम दिन बचेंगे। तो मतलब ये है कि 18 दिनों में 7 दिन के कितने सप्ताह हो गए, उनके अलावा जो दिन बचे वो क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो 18 में अगर मैं 7 का भाग देना चाहूं तो 7 दूनी 14, दो बार तो पूरा भाग चला गया, तो 2 तो हो गए सप्ताह, तो यहां से हो गए 2 सप्ताह तो कंप्लीट हो गए, 7 दूनी 14। उसके अलावा कितना शेष और बचा, 4 शेष बचा, और जो हमारा शेष बचता है वही क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए दिनों में हमेशा किसका भाग दिया जाएगा, 7 का भाग दिया जाता है। ठीक है यहां तक। अब जैसे हमें निकालने हैं कि महीनों में कितने विषम दिन होते हैं, महीनों के विषम दिन। महीनों में अगर हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जनवरी की, तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31। तो इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो यहां अगर भाग दिया जाए 7 का, तो 7 चौके 28, 4 सप्ताह हो गए, बचे कितना, 3 शेष, और जो 3 शेष बचा है वही क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 3। अगर मैं बात करना चाहूं फरवरी की, तो फरवरी में दिन कितने होते हैं, 28। 28 में 7 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 0, तो या तो आएगा 0 शेष, या फिर अगर 29 दिनों की फरवरी है तो 7 चौके 28, तो क्या आएगा, 1 शेष। तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, या तो होगी 0 या फिर होगी 1। साधारण वर्ष होगा तो 0 शेष आएगा, लीप वर्ष होगा तो 1 शेष आएगा। उसके बाद आता है मार्च। मार्च में दिन होंगे 31, 7 चौके 28, बचेगा 3। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30, 30 में भाग देंगे तो बचेगा 2। उसके बाद है मई, मई में 31, 7 का भाग देंगे बचेगा 3। उसके बाद है जून, जून में 30 होंगे, 7 का भाग देंगे तो बचेगा 2। उसके बाद है जुलाई, जुलाई में होते हैं कितने, 31 दिन, 7 का भाग देंगे तो बचेगा 3। अगस्त में होते हैं 31 दिन, 7 का भाग दिया तो 3। उसके बाद है सितंबर, सितंबर में होते हैं 30, 7 का भाग देंगे बचेगा 2। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में होते हैं 31, 7 का भाग देंगे 3। और नवंबर में होते हैं 30, 7 का भाग दिया तो शेष बचेगा 2। और उसके बाद आता है दिसंबर, दिसंबर में होते हैं 31 और 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 3। तो ये सभी इन महीनों के क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। तो विषम दिनों की संख्या के लिए 7 का भाग दिया जाएगा और इस तरह से हम महीनों के विषम दिन आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि महीनों के विषम दिन तो हमने ज्ञात कर लिए, अब मैं वर्षों के विषम दिनों की बात करता हूं। वर्षों के विषम दिन कितने होंगे, तो देखिए वर्षों, अब हमारे पास 2 तरह के वर्ष हैं, अभी बताया था, एक तो है साधारण वर्ष और दूसरा क्या है, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 दिन और लीप वर्ष में दिनों की संख्या है 366। अभी बताया था कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका भाग देंगे, 7 का। तो अगर यहां मैं 7 का भाग देना चाहूं तो यहां देखिए 7 5 35, बचा 1, 7 दूनी 14, तो इतने तो हो गए सप्ताह। और जो शेष बचा 7 दूनी 14, 15 में से 14 1 बचा, तो एक जो शेष बचा ये क्या कहलाएगा, विषम दिन। तो साधारण वर्ष में होंगे 52 सप्ताह और 1 विषम दिन। और यहां अगर भाग दें तो 7 5 35, बचे 1, 7 दूनी 14, तो ये तो हो गया 52 सप्ताह और शेष बचा 2, तो ये जो 2 शेष बचा है ये क्या कहलाएगा, विषम दिन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। अब ये महीनों के विषम दिन और वर्षों के विषम दिन हो गए। अब हम बात करते हैं शताब्दियों के विषम दिनों की। शताब्दियों के विषम दिन, ठीक है याद, शताब्दियों के विषम दिन। अगर मैं पहले बात करना चाहूं प्रथम शताब्दी की, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी मतलब हो गए 0 से 100 वर्ष, 1 से 100 वर्ष जो होगा वो क्या होगा, प्रथम शताब्दी। तो प्रथम शताब्दी में पहले ये बताइए कि कितने होंगे साधारण वर्ष
और कितने होंगे लीप वर्ष। प्रथम शताब्दी यानी 100 वर्षों में कितने साधारण वर्ष और कितने लीप वर्ष होते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि लीप वर्ष के लिए भाग किसका दिया जाता है? 4 का भाग देंगे तो 4 वर्षों में एक बार आता है, तो इसका मतलब कितने होने चाहिए? 25 लीप वर्ष होने चाहिए। पर जो 100वां वर्ष होगा ये शताब्दी कहलाता है, और शताब्दी में किसका भाग दिया जाएगा? 400 का भाग नहीं जाएगा, तो एक कम हो गया। इसका मतलब प्रथम शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। 100 में से 24 लीप वर्ष हैं, तो बचे हुए जो 76 होंगे वो क्या होंगे? साधारण वर्ष होते हैं। अब देखिए, ये हमें पता चल गया कि प्रथम शताब्दी में साधारण वर्षों की संख्या 76 और लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। अब यहाँ एक साधारण वर्ष में अभी निकाला था, एक साधारण वर्ष में लीप विषम दिन कितने होते हैं? एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 साधारण वर्ष में कितने दिन हो गए? 76 विषम दिन हो गए। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 लीप वर्षों में कितने विषम दिन हो गए? 48। टोटल विषम दिनों की संख्या यहाँ से कितनी हुई? इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये आएगा 124। 124 में अगर मैं 7 का भाग देना चाहूं तो 7 एकम 7 बचे 5, 7 7 49, इसका मतलब 5 बचेगा शेष। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम शताब्दी में साधारण वर्ष 76, लीप वर्ष 24। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 में हो गए 76 विषम दिन। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 में हो गए 48 विषम दिन। इनको अगर जोड़ा जाए तो 124 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 5। तो प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब हम बात करें द्वितीय शताब्दी की, तो 2 शताब्दियों में 2 शताब्दी मतलब कितने वर्ष हो गए? 200 वर्ष। 200 को मैं लिख रहा हूं 100 + 100, ठीक है। आप 2 शताब्दियों में 200 वर्ष हो गए, और पहले 100 वर्ष में अभी निकाला था कितने विषम दिन होते हैं? 5। तो दूसरे में भी कितने होंगे? 5। 5 और 5 मिलाकर कितना हो गया? 10। 10 में देंगे भाग 7 का, 7 एकम 7, बचे कितने? 3 शेष। तो इसका मतलब 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 3 होती है। अगर मैं बात करूं 3 शताब्दियों की, 3 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? तो ये होगा 3 शताब्दी मतलब 100 + 100 + 100, क्योंकि 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। इसमें होंगे 5, इसमें हो गए 5 और इसमें हो गए 5, तो तीनों को मिलाकर कितना हो गया? 15। 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो इसका मतलब 3 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। तो पहली शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5, 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या 3, 3 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या 1, और अगर बात की जाए 4 शताब्दियों की, 4 शताब्दियों की बात करें तो यहाँ होगा 100 + 100 + 100 + 100, 4 हो गया। तो यहाँ 5 थे, यहाँ 5 हैं, यहाँ 5 हैं, और यहाँ जो है वो होंगे 6। 6 क्यों होंगे? देखिए 5 तो सब में है ही, यहाँ एक एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि 100 में भाग 400 का नहीं जाता था। 100 और 100 200 हो गए, तो 200 में भी 400 का भाग नहीं जाता था, तो 5 होंगे। 100 100 200 ये हो गया, 300 में 400 का भाग नहीं जाता, तो ये भी 5 होंगे। पर इनको मिलाकर ये हो गए 4 शताब्दियों में 400 वर्ष, और 400 में 400 का भाग जाएगा तो एक वो और बढ़ जाएगा, तो ये कितने हो गए? यहाँ से मिलाकर 21, और 21 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 0। तो देखिए, तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5, एक शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5, 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या 3, 3 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या 1, और 4 शताब्दियों में विषम दिनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 0। ठीक है। यहाँ तक कि विषम दिन हम आसानी से निकाल सकते हैं कि महीनों के निकालें या वर्षों के निकालें या शताब्दियों के निकालें, तो हमें किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। अब हम बात करें, यह तो हुआ विषम दिनों की संख्या। अब बात करते हैं कि किसी भी
शताब्दी का, किसी भी शताब्दी का पहला तथा अंतिम, प्रथम तथा अंतिम दिन ज्ञात करना। अब ये कैसे किया जाएगा कि किसी शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, दूसरी शताब्दी का पहला कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्या करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि मैं प्रथम शताब्दी की बात करता हूं, प्रथम शताब्दी का पहला दिन। ध्यान रखना कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी मतलब पहली शताब्दी में हमेशा क्या आता है, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उसका पहला दिन जो था वो क्या था, सोमवार था। इसका मतलब पहली शताब्दी की शुरुआत कहां से हुई होगी, सोमवार से। पहली शताब्दी सोमवार। अब उसके बाद के कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर शेष और वार, अगर शेष 0 है तो इसका मतलब जो वार होगा वो होगा रविवार, अगर शेष 1 है तो वार होगा सोमवार, अगर 2 है तो ये होगा मंगलवार, अगर 3 है तो ये होगा बुधवार, 4 है तो ये होगा गुरुवार, 5 है तो ये हो जाएगा शुक्रवार, और अगर 6 है तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार। अगर शेष 0 बचेगा तो इसका मतलब रविवार 1 है, सोमवार 2 है, मंगलवार, इस तरीके से अगर 6 है तो क्या लेंगे, शनिवार। अब हम बात करें प्रथम शताब्दी का पहला दिन सोमवार था, तो अंतिम दिन क्या होगा। अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन के लिए देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की जो संख्या है वो विषम दिनों की संख्या क्या थी, 5। प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5 थी, इसका मतलब शेष कितना बचा था, 5। और अगर 5 शेष बचा है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्रवार। प्रथम शताब्दी का पहला दिन सोमवार था तो अंतिम दिन हमेशा विषम दिनों के आधार पर निकालना है। विषम दिन है 5, इसका मतलब हो गया शुक्रवार। अब मैं बात करता हूं द्वितीय शताब्दी की। द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। अब आप लोग एक बात बताइए कि अगर पहली शताब्दी शुक्रवार पर खत्म हुई है, पहली शताब्दी शुक्रवार पर खत्म हुई है तो दूसरी शताब्दी कहां से शुरू होगी, शनिवार से, क्योंकि अगला दिन पहला होगा। पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार था तो द्वितीय शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, शनिवार होगा। तो इसका अंतिम दिन कौन सा होगा। अंतिम दिनों के लिए अभी बताया था कि अंतिम के लिए हमें देखना है कि 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या क्या थी, अभी निकाल के बताया था 3, और 3 के सामने क्या होता है, बुधवार। तो द्वितीय शताब्दी का अंतिम जो दिन है वो क्या होगा, बुधवार होगा। अब बात करते हैं तृतीय शताब्दी की, तीसरी शताब्दी। तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन बताइए। अगर दूसरी शताब्दी बुधवार को खत्म हुई है तो अगली शताब्दी कहां से शुरू होगी, गुरुवार से। पहला दिन हो गया तीसरी शताब्दी का गुरुवार। तो अब इसका अगर अंतिम दिन निकालना है तो अंतिम दिन क्या होगा। अब तीसरी शताब्दी में विषम दिनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 1, और 1 के सामने क्या है, सोमवार। इसका मतलब हमारी तीसरी शताब्दी का अंतिम जो दिन होगा वो सोमवार होगा। अब मैं चौथी शताब्दी की बात करता हूं कि जो चौथी शताब्दी है इसका पहला दिन कौन सा होगा। तीसरी कहां पर समाप्त हुई है, सोमवार पर, तो चौथी का पहला दिन कौन सा होगा, मंगलवार। और इसका अंतिम दिन अगर निकालें तो अंतिम दिनों के लिए क्या देखा जाता है, विषम दिनों की संख्या। तो चौथी शताब्दी में विषम दिनों की संख्या क्या थी, 0, और 0 के सामने क्या है, रविवार। तो ये हमारे 4 शताब्दियों के क्या आ गए, पहले और अंतिम दिन।
पहली शताब्दी का प्रथम दिन था सोमवार, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, विषम दिन है 5 और 5 के सामने होता है शुक्रवार। अगर मैं बात करूं दूसरी शताब्दी की, तो पहली समाप्त हुई है शुक्रवार पर, तो ये कहां से शुरू होगी, शनिवार से, ये शुरू होगी अगले दिन मतलब शनिवार से। तो इसका अंतिम दिन क्या होगा, 2 शताब्दियों में विषम दिनों की संख्या 3, 3 के सामने क्या होता है, बुधवार। तृतीय शताब्दी का पहला दिन ये होगा बुधवार पर समाप्त, तो ये शुरू होगा गुरुवार से। तो इसका अंतिम दिन क्या होगा, विषम दिनों की संख्या है 1 और 1 के सामने क्या होता है, सोमवार। चौथी शताब्दी, तीसरी खत्म हुई है सोमवार पर, तो चौथी कहां से शुरू होगी, मंगलवार से, तो इसके विषम दिनों की संख्या 0 है, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा इसका, रविवार। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहला और अंतिम दिन किस तरह से निकाला जाता है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से, मान लो हमें ये दिया होगा कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। ये लिख दिया मैंने सोमवार, ये लिख दिया शुक्रवार, ये लिख दिया गुरुवार और ये लिख दिया मंगलवार। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। तो अभी आप लोगों को बताया था कि पहला दिन होता है सोमवार, फिर होता है शनिवार, फिर होता है गुरुवार और फिर होता है मंगलवार। इन चारों के अलावा कोई भी वार शताब्दी का पहला वार नहीं होगा। तो यहाँ सोमवार है, गुरुवार है, मंगलवार है, पर यहाँ शुक्रवार जो है वो क्या होगा, गलत होगा। ये किसी शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता, तो उसे भी इसी तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी तिथि है, उस तिथि को वार किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। कोई भी डेट हमें दे देता है, उस डेट को वार कैसे निकालेंगे। जैसे यह है किसी भी तिथि को वार ज्ञात करना, और कोई भी डेट दे रखी है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले कुछ महीनों के कोड हैं उनको हमें याद रखना होगा। जैसे जनवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन सभी 12 महीने के जो कोड हैं वो हमें याद रखने हैं। और कोड क्या है कि अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो कोड क्या होगा, 033 614 625 035। तो ये कोड हमें याद रखना है। कोड आसान है, याद हो जाएगा कि 033 614 625 035। तो ये कोड याद रखना है। और ये जो कोड है वो किसके लिए है, साधारण वर्ष के लिए है। अगर लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष के लिए कोड में थोड़ा सा चेंज होगा कि जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, आगे का पूरा सेम है। तो जनवरी और फरवरी का कोड इनमें से एक एक कम करना है। 7 0 का मतलब है, 0 कब आता है, जब हम 7 में 7 का भाग देंगे से 0 आता है। तो इसमें से एक कम करेंगे, मतलब 7 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 6, और 3 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 2। आगे कोड वही है, तो इसका कोड हो जाएगा 623 614 625 035। तो ये कोड किसके लिए है, लीप वर्ष के लिए। तो ये कोड हमें याद रखने हैं। अब मान लो क्वेश्चन हमारा ये आ जाता कि 15 मार्च 1924 को कौन सा वार था। ये क्वेश्चन आ गया कि 15 मार्च 1924 को कौन सा वार था। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है कि सबसे पहले हम लेंगे वर्ष कौन सा चल रहा है। वर्ष के बाद जहां जहां कैलेंडर में ध्यान रखना है कि जहां वर्ष आएगा उसके साथ लीप वर्ष जरूर चलेगा। तो वर्ष आ गया, वर्ष के साथ लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष के बाद आएगा महीने का कोड और सबसे अंत में आएगी तारीख। ये 4 है, वर्ष, उसके बाद लीप वर्ष,
उसके बाद महीने का कोड, महीना कौन सा है इससे मतलब नहीं है, महीने का कोड, और लास्ट में क्या लेंगे हम, तारीख। तो देखिए यहाँ पर वर्ष कौन सा है, 1924, मतलब कौन सा वर्ष चल रहा है, 24वां वर्ष चल रहा है। 1900 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 24वां वर्ष चल रहा है। और ये है हमारा लीप वर्ष। 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए होंगे, लीप वर्ष कैसे पता चलता है, 4 साल में एक आता है, तो 24 वर्षों में कितने आए होंगे, 6। तो इसका मतलब लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 6। महीने का कोड, महीना कौन सा है, मार्च, और मार्च का कोड क्या है, 3। तारीख कौन सी है, 15। सबको जोड़कर भाग देना है 7 का। 7 का अलग अलग भाग दे सकते हैं। देखिए यहाँ 7 से 7 3 21, शेष बचा 3। कितना शेष बचा वह चाहिए, 7 3 21, शेष बचा 3। 7 का भाग 6 में नहीं जाएगा, ये ऐसे रहने तो 3 में नहीं जाएगा। 7 का भाग 15 में देंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा 1। तो ये हो गया 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 में फिर 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, 6 शेष। और अगर 6 शेष है तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 6 शेष बचता है तो उसके आगे वार कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो 15 मार्च 1924 को कौन सा वार था, तो हमारा आंसर आ गया क्या, शनिवार। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। मान लो क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो हमें पता है कि कौन सा वर्ष चल रहा है, 47वां वर्ष आ गया 47। 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष के लिए किसका भाग देंगे, 4 का, तो 11 4 44, कितने लीप वर्ष आ गए, 11। महीने का कोड, अगस्त का कोड क्या होता है, 2। तारीख कितनी है, 15, भाग किसका देंगे, 7 का। 7 का अलग अलग भाग दें, 7 6 42, बचे 5, 7 एकम 7, बचे 4, 7 दूनी 14, बच गया 1, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12 में भाग दें 7 का, 7 एकम 7, कितना बचा 5, और 5 के सामने क्या था, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो हमारा आंसर क्या होगा, शुक्रवार। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और करें। अगर क्वेश्चन ये होता कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार है बताइए, तो सबसे पहले लेंगे वर्ष कौन सा चल रहा है, 50। उसके बाद आएगा लीप वर्ष, 50 में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 चौके 48, कितनी बार आ गया 12। तो लीप वर्ष कितने हो गए, 12। उसके बाद महीने का कोड, महीना कौन सा है, जनवरी। जनवरी के 2 कोड होते हैं, 0 और 6। 1950 साधारण वर्ष है तो कोड क्या लेंगे, 0। और तारीख जो है वो कितनी है, 26, भाग किसका देंगे, 7 का। तो देखिए 7 7 49, बच गया 1, 7 एकम 7, बच गया 5, 0 में तो जाएगा नहीं, 7 3 21, बचा 5, 5 और 5 10 और 1 11, 11 में 7 का भाग दें तो शेष कितना बचेगा, 4, और 4 के सामने क्या होता है, गुरुवार। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, वर्ष हमें पता है कौन सा है, लीप वर्ष के लिए 4 का भाग दे के लिखिए, महीने का कोड यहां से लिखिए और तारीख लिखनी है बस। अब क्या करना है कि ये सारे जो क्वेश्चन थे मैंने वो 1900 वाले लिए। अगर मैं 2000 या 2000 के बाद वाली बात करता हूं तो देखिए क्या होगा। मान लो क्वेश्चन ये होता 12 मई 2008 को कौन सा वार था, तो क्या होगा, सबसे पहले वर्ष, वर्ष के बाद लीप वर्ष, उसके बाद महीने का कोड, और सबसे आखिरी में तारीख। बस एक चीज ध्यान रखनी है, 1900 से स्टार्ट किया था, 1900 से स्टार्ट किया था, तो 1900 से 2000 तक 100 वर्ष तो कंप्लीट हो गए, 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो हमें ध्यान ये रखना है कि 100 के बाद 2000 तक 100 हो गए, उसके बाद 8 वर्ष और हो गए, तो वर्ष की जो संख्या है वो अब 8 के बजाय कितनी लिखी जाएगी, 108। यहाँ पर ऐसे ध्यान रख सकते हैं
कि अगर 2000 के बाद के वर्ष आते हैं तो उन वर्षों में 100 जोड़कर लिखा जाता है। ये 8 आया, 8 में 100 जोड़ दिए 108। अगर ये 2020 होता तो 20 में 100 जोड़ेंगे 120। अगर ये 2005 होता तो 5 में 100 जोड़ेंगे 105। इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। वर्ष हो गए कितने? 108। लीप वर्ष के लिए 108 में 4 का भाग दें तो 25 चौके 100 होता है, तो ये हो गया 27 चौके 108। तो इसका मतलब लीप वर्ष कितने आए? 27। महीने का कोड, मई का कोड क्या है? 1 और तारीख कितनी थी? 12। भाग किसका देंगे? 7 का। 7 का भाग दें, ये हो गया हमारा 7 का भाग दें तो ये आ गया 15 सत्ते 105, बच गए कितने? 3। 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, बच गए 6। इसमें तो जाएगा नहीं, 7 एकम 7, ये बच गया 5। 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 5 15। 15 में 7 का भाग 7 दूनी 14, क्या बचा? 1। और 1 के सामने वार कौन सा था? सोमवार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूं, ये क्वेश्चन है 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त 2020। तो सबसे पहले वर्ष कौन सा है? 20। 2000 के बाद का है, 100 जोड़कर लिखेंगे तो ये आ गया 120। उसके बाद है लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 30 बार। महीने का कोड, अगस्त का कोड कितना है? 2 और तारीख कितनी थी? 20। 7 का भाग दीजिए, 17 7 119, बच गया 1। 7 चौके 28, बच गया 4 2 और यहाँ 7 दूनी 14, बच गया 6। 6 और 2 8, 8 और 3 11। 11 में 7 का भाग दें तो कितना बचेगा? 4 शेष। और 4 के सामने क्या था? गुरुवार। और आज क्या है? गुरुवार, क्योंकि आज की ही तो तारीख है ये 20 अगस्त 2020। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका है कि किसी भी तिथि को वार किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। 1900 से 1999 तक कोई दिक्कत है ही नहीं, पर 2000 या 2000 के बाद आता है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? 100 और जोड़ दिया जाता है दिए गए वर्ष में। 20 है तो 120 लिखेंगे, 10 होता तो 110, 15 होता तो 115। एक चीज और ध्यान रखें, यदि दिया गया वर्ष 1904 से पहले का है तो अंतिम शेष में 2 जोड़ दिया जाता है। अंतिम शेष में 2 जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हमारे पास डेट होती 2 अक्टूबर 1869, अब 1904 या उससे पहले के वर्ष जितने भी हैं तो यहां दिया गया वर्ष कितना होगा? वर्ष हो गया हमारा 69। अब लीप वर्ष, लीप वर्ष के लिए किसका भाग देंगे? 4 का। 17 चौके 68, तो ये आ गया 17। महीने का कोड, महीने का कोड अक्टूबर का कोड क्या है? 0 और तारीख कितनी है? 2। 7 का भाग दें तो ये हो गया 7 9 63, बचे 6। 7 दूनी 14, बचे 3। 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 शेष। 4 में अंतिम शेष आ गया 4। 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। और 6 अगर आता है तो उसके सामने क्या लिखाया था? शनिवार। ठीक है दोस्तों, किसी भी तिथि को वार याद करने में ये 3 कंडीशन है कि 1900 से 1999 तक, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर अगर 2000 से बाद का है तो दिए गए वर्ष में 100 जोड़ दिया जाता है, और 1904 से पहले का है तो उसमें अंतिम जो शेष आएगा उसमें क्या करेंगे? +2 और किया जाता है। वैसे 1904 से पहले का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कैलेंडर की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।